हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो कैसे हो फ्रेंड? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चल रहा है आई डिजीज से रिलेटेड टॉपिक। और पिछली क्लास में हमने बात की थी रिफ्रैक्टिव एरर्स। कौन कौन से रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं? मायोपिया, हाइपरोपिया, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, इनकी डिटेल में बात की थी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे फ्रेंड रेटिनोपैथी। क्या होती है रेटिनोपैथी, क्या क्या कारण हो सकते हैं, कितने टाइप की रेटिनोपैथी होती है, वो सारी बात, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, सारी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले फ्रेंड, जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है ना? और थोड़ी सी माफी चाहूंगा क्लास आने में डिले होने के लिए, ठीक है ना फ्रेंड? तो अब कंटिन्यू आएगी, थोड़ा सा हो जाता है डिस्टर्ब यार, ठीक है ना? तो फ्रेंड, जितना हो सके सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन दबा दो, जैसे ही क्लास डालो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो फ्रेंड, पहले हेडिंग डाल देते हैं, फिर डिटेल में बात करते हैं आराम से, ठीक है ना फ्रेंड? आज हम बात करेंगे फ्रेंड रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी, आज हम बात करेंगे रेटिनोपैथी। क्या होती है रेटिनोपैथी? आप बोलोगे सर आज डायग्राम नहीं बनाए। वैसे फ्रेंड, मैंने आई का कितने सारे डायग्राम बना दिए। आप अगर कोई दिक्कत हो तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली क्लास देख सकते हो मेरी आई की, ठीक है? या फिर पिछली क्लास उससे वाली क्लास देख सकते हो, वहां भी मैंने आई का डायग्राम बनाया। फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे आई का डायग्राम बना दूंगा। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करें फ्रेंड कि रेटिना क्या है। रेटिना क्या है पता है ना आपको? इनर लेयर ऑफ द आई। आई की इनर लेयर है जो किसकी बनी होती है? नर्व टिश्यू की बनी होती है, नर्वस टिश्यू की बनी होती है एक तरह से, ठीक है ना? यहां से ही क्या जाती है? इंपल्स जाती है। रेटिना से क्या होती है? फिर ऑप्टिक नर्व निकलती है। ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन में जाती है ओसिपिटल रीजन में, फिर हमें विजन का परसेप्शन होता है। यहां पे रेटिनोपैथी की अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं एक लाइन में, एक वर्ड में, तो इसका मतलब होता है डिजीज ऑफ रेटिना। इसकी डेफिनेशन की एक लाइन में मैं बात करूं फ्रेंड, रेटिनोपैथी, डिजीज ऑफ रेटिना। डिजीज ऑफ रेटिना क्या हो गई? ये डिजीज ऑफ रेटिना। अब रेटिना की डिजीज है, बट इस रेटिनोपैथी में होता क्या है फ्रेंड? रेटिनोपैथी में क्या होता है फ्रेंड? ये रेटिना की डिजीज कैसे होती है? ये क्या इसमें ऐसी घटना घटित होती है, ऐसा इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से ये रेटिना बीमार हो जाती है? तो यहां पे क्या होता है फ्रेंड, जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स ऑफ द रेटिना, रेटिना की जो ब्लड वेसल है वो क्या हो जाती है फ्रेंड? डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। रेटिना की इस कंडीशन में क्या होता है? रेटिनोपैथी में फ्रेंड, जो ब्लड वेसल हैं वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। या यूं बोल सकते हो कि वो ब्लड वेसल या तो रप्चर हो गई, उसमें से ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, ठीक है? वहां पे एन्यूरिज्म हो जाता है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? तो यहां पे डेफिनेशन की बात करें तो रेटिनोपैथी एक तरह से डिजीज ऑफ रेटिना है। इसमें क्या होता है, जो ब्लड वेसल है रेटिना की वो क्या हो जाती है? डैमेज ऑफ द ब्लड वेसल ऑफ रेटिना, ऑफ द बोलो या ऑफ रेटिना। तो इसमें रेटिना की जो ब्लड वेसल है वो डैमेज हो जाती है। कैसे होती है? उससे पहले यहां पे बात करें फ्रेंड कि जो रेटिनोपैथी है वो कितने टाइप की होती है। रेटिनोपैथी की मैं बात करूं, डेफिनेशन एक लाइन में लिख सकते हो, आपको डेफिनेशन का एक ही नंबर मिलता है फ्रेंड, ठीक है ना? एक लाइन में डिजीज ऑफ द रेटिना। और इसमें क्या होता है, जो रेटिना है उसकी ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, ठीक है? कई बार क्या होता है, ब्लड वेसल डैमेज भी होती है और नई ब्लड वेसल यानी कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल जिसको हम क्या बोलते हैं? नियोवैस्कुलराइजेशन भी बोलते हैं, वो भी हो जाता है। यहां पे हम टाइप्स की बात करें फ्रेंड, इस रेटिनोपैथी के टाइप्स की बात करें तो एडल्ट में तो मेन तो दो ही होती है, पर यहां पे हम चार की बात करेंगे, डिटेल में दो पढ़ेंगे, ठीक है ना? चार कौन कौन सी होती है फ्रेंड? सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड, यहां फर्स्ट की मैं बात करूं डायबिटिक रेटिनोपैथी। कौन सी बोला मैंने? डायबिटिक रेटिनोपैथी।
एक डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई। दूसरी यहां मैं इधर ही लिख देता हूं, दूसरी में बात करूं फ्रेंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ठीक है। तीसरी में बात करूं फ्रेंड, तीसरी में बात करूं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी, सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। एक होती है फ्रेंड रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। इनको हम क्या लिख सकते हैं, CSR भी लिख सकते हैं, इसको CSR लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। ये क्या होता है, न्यू बोर्न बेबी में होती है। अभी डिटेल में बात करते हैं। डायबिटिक, सबसे पहले हम बात करें डायबिटिक रेटिनोपैथी। जो डायबिटिक देखो डायबिटिक मतलब ये डायबिटीज से होने वाली रेटिनोपैथी है। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है फ्रेंड, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम DMB बोलते हैं, इसका क्या है, ये कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन है। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है इस डायबिटीज मेलाइटस का, डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो डायबिटीज मेलाइटस है उसका मोस्ट इंपोर्टेंट आंख से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है, आंख को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, जो डायबिटीज होती है अनकंट्रोल प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे समय से चली आ रही डायबिटीज जो अनकंट्रोल है, उस कंट्रोल नहीं हुई है, उसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड, डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। अब यहां पे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है फ्रेंड, दो प्रकार की होती है। एक होती है नॉन प्रोलिफेरेटिव, नॉन प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। एक होती है प्रोलिफेरेटिव, इसमें क्या होता है, नॉन प्रोलिफेरेटिव में फ्रेंड मैंने अभी बताया था कि रेटिनोपैथी में क्या होता है, रेटिनोपैथी में रेटिना की ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है। तो इसमें ब्लड वेसल तो डैमेज हो रही है, रेटिना की ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, और क्या बताया था कि कई बार नई ब्लड वेसल नियोवेस्कुलराइजेशन भी होता है, बट यहां पे कोई न्यू ब्लड वेसल नहीं बनती। किसमें, नॉन प्रोलिफेरेटिव में। ठीक है, ये थोड़ी कम सीवियर है, ये थोड़ी उससे ज्यादा सीवियर है, प्रोलिफेरेटिव फेज। इस प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होगा, ब्लड वेसल डैमेज हो जाएगी फ्रेंड, ब्लड वेसल डैमेज भी हो जाएगी, और नियो वेस्कुलराइजेशन भी होगा, यानी कि न्यू ब्लड वेसल या एबनॉर्मल ब्लड वेसल का निर्माण हो जाएगा हमारी रेटिना में, या हमारी आंख में, या हमारे विट्रस पार्ट में, आंख के विट्रस पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे दो हो गई। कैसे डायबिटीज की वजह से डैमेज होती है वो सारी अब बात करेंगे। किसमें बात करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में बात करेंगे। पहले थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये होगी डायबिटिक, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है, प्रोलॉन्ग जो अनकंट्रोल डायबिटीज है उसकी वजह से होती है। ये दो प्रकार की होती है, नॉन प्रोलिफेरेटिव एंड प्रोलिफेरेटिव। नॉन प्रोलिफेरेटिव में क्या होता है, ब्लड वेसल डैमेज होती है बट न्यू ब्लड वेसल यानी न्यू वेस्कुलराइजेशन नहीं होता। बट प्रोलिफेरेटिव फेज में क्या होता है, ब्लड वेसल डैमेज भी होती है और उसके साथ साथ ही न्यू वेस्कुलराइजेशन भी होता है, नई ब्लड वेसल का निर्माण भी होता है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें हाइपरटेंसिव। देखो यहां साथ साथ में देखो ईटियोलॉजी भी हो रही, बाद में मैं ईटियोलॉजी नहीं बताऊंगा आपको। इसमें देखो जो डायबिटिक रेटिनोपैथी वो किसकी वजह से हो रही है फ्रेंड, डायबिटीज की वजह से हो रही है। मेन कारण क्या है, डायबिटीज।
डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज क्यों हो रही है, यानी कि रिस्क फैक्टर आप लिख सकते हो उसमें, जैसे कि पेनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम हो, या पेनक्रियाज में इंफेक्शन हो गया हो, पेनक्रियाटाइटिस हो गया हो, लीवर में इंफेक्शन हो गया, हिपेटाइटिस हो गया हो, या कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से भी हमारे शुगर लेवल ऊपर नीचे होता रहता है। या आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बकवास टाइप का है, कोई खाने का फिक्स टाइम नहीं, सोने का फिक्स टाइम नहीं, कोई एक्सरसाइज नहीं, ठीक है, आलसी जीवन जी रहे हो, उसकी वजह से भी डायबिटीज हो सकती है। एल्कोहलिक हो आप, स्मोकिंग करते हो, इनकी वजह से भी क्या होता है फ्रेंड, डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, तो इनमें आप रिस्क फैक्टर लिख सकते हो। मेन कारण है डीआर का, डायबिटिक रेटिनोपैथी का, वो है डायबिटीज मेलाइटस, डीएम। ठीक है, अब हम बात करें फ्रेंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी मतलब ये हाइपरटेंशन की वजह से, बीपी की वजह से, हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, बीपी बढ़ने से। बीपी बढ़ने से क्या होता है फ्रेंड, जो रेटिना की ब्लड वेसल है, वेसल्स हैं, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है फ्रेंड, डैमेज हो जाती है, वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, हेमरेज बोल सकते हो। ठीक है ना, सारी बात करेंगे कैसे डैमेज होती है पैथोफिजियोलॉजी में। ठीक है, तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी का मेन कारण क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जिसको हम बीपी बोलते हैं। ठीक है, अब हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जैसे कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, ठीक है, एल्कोहलिक हो, ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा हो प्रॉपर, ठीक है, कोई अदर किडनी से रिलेटेड डिजीज हो, उसकी वजह से भी बीपी बढ़ सकता है। और क्या कारण हो सकते हैं, एल्कोहलिक हो गया, स्मोकिंग बता दिया मैंने, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, एक्सरसाइज नहीं, फैटी बॉडी हो, बहुत ज्यादा वेट हो, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है फ्रेंड, बीपी हो सकती है। तो ये जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है वो बीपी बढ़ने की वजह से होता है। ठीक है, ये हो गई मेन। यहां हम बात करेंगे फ्रेंड दो की डिटेल में बात करेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी है, इसके जो कोज होते हैं ना, अननोन कोज होते हैं। अननोन कोज मैंने कोई आंख में इंजरी हो गई हो, या आंख की कोई सर्जरी हो, उसकी वजह से वहां पे ब्लड वेसल डैमेज हो गई हो, इसमें भी क्या होता है, ब्लड वेसल डैमेज होती है। क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होती है मेरे दोस्तों, डैमेज होती है, बट कोज क्या है, अननोन होते हैं, पता नहीं चलता किस वजह से डैमेज हुई है। मैंने बताया कोई किसी आंख की डिजीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, कोई सर्जरी हुई उसकी वजह से, कोई इंजरी हुई उसकी वजह से हो सकता है, कोई इंफेक्शन हो गया उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है ना फ्रेंड, तो ये सेंट्रल सीरस जो रेटिनोपैथी है उसके कोज अननोन होते हैं, पर इसमें भी क्या होती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है रेटिना की। इसके बाद हम बात करें रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी, जो लो बर्थ वेट होता है, लो बर्थ वेट बेबी, LBW, लो बर्थ वेट बेबी। नॉर्मल वेट कितना होता है, 2.5 से 3 के आसपास, ठीक है ना, उससे कम हो अगर बच्चा, तो उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल ब्लड वेसल का निर्माण हो जाता है। कहां पर, रेटिना पे, जन्म से। जैसे बच्चा पैदा हुआ, इन्फेंट 1 महीने का बच्चा है, बच्चा पैदा हुआ, उसकी आंख में प्रॉब्लम आ गई, उसकी आंख में एबनॉर्मल ब्लड वेसल, जो रेटिना की ब्लड वेसल है वो एबनॉर्मल ब्लड वेसल आ गई वहां पे, यानी कि डैमेज भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी, वहां पे नियोवेस्कुलराइजेशन भी हो रहा है। तो ये हम पीडीएम में बात करेंगे, यहां पे हम पढ़ेंगे नहीं इसको। यहां पे हम दो चीजें के बारे में बात करेंगे, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है ना, तो ये 4 प्रकार की रेटिनोपैथी होगी फ्रेंड। अब यहां एक एक के बारे में बात करें, फिजियोलॉजी के बारे में बात करें, दोनों की फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। यहां पे कैसे ब्लड वेसल डैमेज होती है, क्या क्या दिक्कत आती है, दिक्कत क्या क्या आती है, दिक्कत क्या आएगी। सबसे पहले हम बात करें, दोनों को लिख देता हूं, दोनों का साथ में बात करेंगे, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। दोनों के बारे में बात करते हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करें डायबिटिक रेटिनोपैथी। मान लो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया,
यानी कि शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा, कहां पे, ब्लड में, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा, डायबिटीज की वजह से हो रहा है तो इसमें क्या बढ़ेगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ग्लूकोज लेवल बढ़ा ना फ्रेंड, तो जो ब्लड वेसल हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनकी क्या है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। परमिएबिलिटी मतलब पारगम्यता, उसमें से पार होने की क्षमता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, परमिएबिलिटी, क्योंकि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई ब्लड में, तो ब्लड कहां बहता है, ब्लड वेसल में, तो वहां वो जो ग्लूकोज क्या करता है, ब्लड वेसल की परमिएबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ी, यहां लिख देता हूं, जैसे ही परमिएबिलिटी बढ़ी, इसमें से फ्लूइड या ब्लड भी बोल सकते हो आप, फ्लूइड या ब्लड और प्रोटीन का लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। लीकेज स्टार्ट हो गया, किससे, ब्लड वेसल से क्या हो गया, प्रोटीन या फ्लूइड क्या हो गया, लीकेज होना स्टार्ट हो गया। और ये जो फ्लूइड है कहां कलेक्ट हो जाता है, मैक्यूली में, मैक्यूला या मैक्यूली बोल दो। मैक्यूला क्या होता है फ्रेंड, सेंट्रल पार्ट ऑफ द रेटिना। रेटिना का जो मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाली क्लास में बताया था आपको, जो सेंट्रल पार्ट होता है रेटिना का, उसको बोलते हैं मैक्यूली या मैक्यूला, ठीक है। तो यहां पे मैक्यूलर ओडिमा हो जाएगा, इसमें स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि यहां पे क्या हो गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया। जब यहां पे स्वेलिंग हो गई फ्रेंड, देखो ये स्वेलिंग भी दिक्कत करने वाली, क्योंकि मैक्यूला क्या है, जहां पे मेन पॉइंट फोकस होता है, जहां पे फोटो सेंसिटिव सेल्स पाई जाती है, ठीक है, रोड्स एंड कोन्स वहां पे। अब यहां देखो, ये तो हो गया मैक्यूला ओडिमा हो गया। ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी बढ़ गई, ब्लड वेसल की क्या बढ़ गई, परमिएबिलिटी बढ़ गई। अब देखो थोड़ा थोड़ा फ्लूइड बाहर निकलना स्टार्ट हो गया। अब क्या होता है फ्रेंड, माइक्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म, माइक्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, माइक्रोवेस्कुलर मतलब छोटी छोटी जो ब्लड वेसल है वहां पे एन्यूरिज्म हो जाता है। एन्यूरिज्म क्या होता है, जैसे ये ब्लड वेसल है फ्रेंड, नॉर्मल ब्लड, इसमें क्या होता है, इस ब्लड वेसल में ऐसे उभार आ जाता है, ऐसे क्या हो जाता है, उभार आ जाता है। एक तरह से यूं बोल सकते हो कि गुब्बारे की तरह हमारी ब्लड वेसल हो जाती है। जैसे ही वहां से फूलेगी ब्लड वेसल तो वो कमजोर होगी, क्या होगी, कमजोर होगी, ब्रेक डाउन भी हो सकती है वहां से। तो ब्रेक डाउन जैसे होती है फ्रेंड, वहां से क्या हो जाता है, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है। जैसे हेमरेज स्टार्ट होगा, जो ब्लड वेसल सप्लाई जो रेटिना में जानी चाहिए थी, वो ब्लड सप्लाई रेटिना में नहीं जा रही। ये कौन सी ब्लड वेसल है, ये रेटिना की ब्लड वेसल है, ये यहां से डैमेज हो गई, डैमेज हो गई तो इस्चीमिया हो जाएगा। रेटिना में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया। रेटिना में क्या हो जाएगा फ्रेंड, रेटिना में क्या हो जाएगा, इस्चीमिया हो जाएगा। इस्चीमिया मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाएगा। कहां पे, रेटिना पे, रेटिना पे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, इस्चीमिया हो गया, ठीक है। रेटिना पे ब्लड वेसल्स नहीं जा पा रही। अब यहां ब्लड वेसल डैमेज हो गई, इस्चीमिया हो गया। जैसे इस्चीमिया होता है फ्रेंड, तो क्या करता है, रेटिना के लिए ब्लड सप्लाई देने के लिए नई ब्लड वेसल का निर्माण होता है या नई कैपिलरी का निर्माण होता है। तो क्या होगा यहां पे, नियोवेस्कुलराइजेशन। क्या होगा, नियोवेस्कुलराइजेशन, नई ब्लड वेसल का निर्माण होगा। तो नई ब्लड वेसल का जैसे निर्माण होगा, यहां से भी क्या होगा फ्रेंड, फ्लूइड एंड ब्लड का क्या होगा, लीकेज होगा, क्योंकि यहां पे परमेबिलिटी पहले से ही बढ़ी हुई है, परमेबिलिटी, ब्लड वेसल की परमेबिलिटी बढ़ गई, तो फिर फ्लूइड एंड ब्लड का क्या होगा, यहां पे लीकेज होगा। जैसे ही लीकेज होगा तो जो विट्रस चेंबर बताया था मैंने आंख का, ये विट्रस चेंबर, ये पूरा क्या है, विट्रस चेंबर है। इस चेंबर में क्या है, फ्लूइड कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही फ्लूइड कलेक्ट हुआ, मैंने बताया था फ्लूइड जैसे ही कलेक्ट हुआ
वहां पे विट्रस चैम्बर में जैसे फ्लूइड कलेक्ट होता है या रेटिना के आसपास फ्लूइड कलेक्ट होता है, तो क्या दिक्कत हो जाती है? रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल डिटैचमेंट। तो यहां पे रेटिनल डिटैचमेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या आ सकती है? विजन लॉस का कारण बन सकता है। क्या बन सकता है फ्रेंड? विजन लॉस का कारण बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात करें, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में क्या होता है? बीपी की वजह से होता है। जैसे बीपी बढ़ी, बीपी के कई कारण हो सकते हैं। बीपी बढ़ती, जब बीपी बढ़ती है ना मेरे दोस्तों, तो क्या होता है? जो ब्लड वेसल है वो सिकुड़ जाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। जैसे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो रेटिना में तो वैसे ही ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। रेटिना में जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, जैसे ही वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ मेरे दोस्तों, तो रेटिना में क्या हो गई? ब्लड सप्लाई कम हो गई। क्या हो गया? इस्चेमिया हो गया। क्या हो गया? इस्चेमिया हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्तों? इस्चेमिया हो गया। ठीक है। यहां पे भी क्या होता है फ्रेंड? यहां पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, माइक्रो वेस्कुलर एन्यूरिज्म होता है। फिर एन्यूरिज्म हो गया तो क्या होगा? हेमरेज होगा। एन्यूरिज्म समझ रहे हो ना मैंने क्या बताया? एक तरह से दीवार पतली हो जाती है वेसल्स की, ब्लड वेसल्स की, है ना, गुब्बारे की तरह फूल जाती है। जैसे गुब्बारे को हम फुलाते हैं तो उसकी दीवार कैसे पतली हो जाती है, तो वहां से चांस बनते हैं हेमरेज का। चांस बन गया, हेमरेज हो गया। तो हेमरेज हो गया तो रेटिना में तो पहुंच ही नहीं रही। वैसे भी इस्चीमिया हो गया, यहाँ पे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो कम जा रही है सप्लाई, कम भी जा रही है। फिर बीच में ही हेमरेज हो गया तो प्रॉपर जहां पे सप्लाई देनी चाहिए थी तो वहां पे सप्लाई नहीं दे रही। और ब्लड क्या हो गया? ब्लड बाहर निकल रहा है। ब्लड बाहर निकल रहा है तो ऑप्टिक डिस्क है ना, जहां से हमारी ऑप्टिक नर्व एंटर कर रही है उस पे स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। जैसे ये है, यहां से ऑप्टिक डिस्क निकल रही है ये, ठीक है ना फ्रेंड? यहां से क्या हुआ? ये ऑप्टिक डिस्क निकल रही है तो यहां पे फ्लूइड कलेक्ट हो गया। यहां पे फ्लूइड कलेक्ट होते ही क्या होगा? ऑप्टिक डिस्क में, ऑप्टिक डिस्क में क्या हो गया? एडिमा हो गया, जिसको हम बोलते हैं पेपिले एडिमा। पेपिलेडीमा। पेपिलेडीमा या पेपिला में जो ओडिमा हो गया, पेपिलेडीमा हो गया। और धीरे धीरे क्या होता है फिर? यहां पे ऑप्टिक डिस्क तो ब्लॉक हो गए एक तरह से, यहां पे फ्लूइड जमा होने लग गया। ठीक है ना? तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? विजन लॉस हो जाएगा। विजन लॉस होगा। मतलब कारण क्या हो रहा है? ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, हेमरेज हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों में देखो, इसमें भी हेमरेज हो रहा है, इसमें भी हेमरेज हो रहा है, ब्लड बाहर निकल रहा है। ब्लड बाहर कब निकलता है? जब ब्लड वेसल डैमेज होती है। दोनों में ब्लड वेसल डैमेज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है फ्रेंड? रेटिनोपैथी हो रही, चाहे वो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो, चाहे वो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। कमेंट करके बता दिया करो फ्रेंड यार, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें डायग्नोस्टिक। इटियोलॉजी पता ही चल गई ना आपको? इटियोलॉजी आप लिख लेना, जो भी मैंने बोला वो लिख लेना, ठीक है ना? अब हम बात करें कि इस रेटिनोपैथी को कैसे जाने कि रेटिनोपैथी हुई है। डॉक्टर जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करता है, ठीक है ना? उसके बारे में बात कर लेते हैं। डायग्नोस्टिक स्टडी या डायग्नोस्टिक टेस्ट, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाएंगे रेटिनोपैथी को जानने के लिए? ठीक है फ्रेंड, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी दिक्कत होती ना फ्रेंड, आंख को अगर चेक करना हो तो आंख को क्या करते हैं? डायलेट। आई एग्जामिनेशन के लिए आई को क्या करते हैं? आई डायलेशन। आई को क्या करते हैं? डायलेट करते हैं और इससे क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं आई का। आई का क्या करते हैं? एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे क्या है? पूरी रेटिना तक हम देख सकते हैं। पूरी रेटिना तक हम देख सकते हैं। डायलेट दिया आ गया क्या? आई को डायलेट करेंगे, पूरी रेटिना को हम देख सकते हैं। दूसरा मेन जो कारण है इसमें, पता लगाएं कि भाई डायबिटिक रेटिनोपैथी है कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है, किसकी वजह से यहां पे ब्लड वेसल डैमेज हुई है।
दूसरी हम बात करें फ्रेंड ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी। ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी एक तरह से ये क्या है मेरे दोस्तों, एक तरह से ये क्या है, जैसे सीटी स्कैन होता है ना, सीटी स्कैन, सीटी होती है ना, सीटी जैसे चेस्ट की सीटी, ब्रेन की सीटी, पूरी बॉडी की सीटी, सी ना, जैसे सीटी होती है ना, उसी प्रकार आंख की भी सीटी स्कैन होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी। ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो पूरी आंख है या रेटिना तक उसकी सारी ब्लड वेसल्स को सबको इसमें क्या किया जाता है, इसे चेक किया जाता है। तो ऑप्टिक कोहेरेंस टोमोग्राफी ये ध्यान रखना किसमें करते हैं हम, रेटिनोपैथी में। एक है फ्लोरेसेन, स्पेलिंग भी तगड़ी है, फ्लोरेसेन एंजियोग्राफी, फ्लोरेसेन एंजियोग्राफी, जैसे नॉर्मल एंजियोग्राफी करते हैं ना हम हमारे हार्ट की ब्लड वेसल्स को चेक करने के लिए कि भाई कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उसी प्रकार यहाँ पे जो रेटिना की ब्लड वेसल है उसको भी चेक किया जाता है। इसमें डाई इंसर्ट की जाती है ब्लड वेसल में, वो डाई सारी ब्लड वेसल में घूमती है और एक इमेज बनाती है कि भाई हाँ कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है। ठीक है ना। तो इस फ्लोरेसेन एंजियोग्राफी में भी क्या किया जाता है फ्रेंड, ब्लॉकेज को, रेटिना की जो ब्लड वेसल है उसके ब्लॉकेज को या ब्लीडिंग को चेक किया जाता है। और क्या कर सकते हैं, और ऑफ्थेल्मोस्कोपी, जो नॉर्मल ऑफ्थेल्मोस्कोपी कर सकते हैं, और विजुअल एक्यूटी टेस्ट, विजन एक्यूटी टेस्ट या विजुअल एक्यूटी टेस्ट, इससे पता लगाया जा सकता है कि विजन प्रॉपर है नहीं, उसकी एक्यूटी तीक्ष्णता को नापा जाता है। एक होता है टोनोमेट्री, टोनोमेट्री में क्या किया जाता है फ्रेंड, टोनोमेट्री में क्या किया जाता है, बताया था मैंने, टोनोमेट्री में इंट्राओक्युलर प्रेशर को चेक किया जाता है। टोनोमेट्री के द्वारा क्या किया जाता है, इंट्राओक्युलर प्रेशर को चेक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, ये है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है। अब हम बात करें कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है और जो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी है उनके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं या क्या क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, हम कैसे पहचाने कि भाई दोनों में क्या हो रहा है, ब्लड वेसल डैमेज तो दोनों में हो रही है, ना, बट हम कैसे पहचाने कि भाई इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले हम बात करें डायबिटिक रेटिनोपैथी की, यहां लिख देते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ठीक है फ्रेंड, डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे और हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में क्या क्या साइन सिम्टम्स होंगे। डायबिटिक रेटिनोपैथी, डार्क स्पॉट या स्ट्रिंग्स, इनको फ्लोएटर्स भी बोलते हैं। जैसे हमने देखा फ्रेंड, अगर कोई पेशेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी से ग्रसित है तो हम जैसे देखते हैं जो भी विजन बनता है उसकी चारों तरफ ऐसे लाइनें दिखाई देती है, उसके चारों तरफ क्या 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 दिखाई देती है, विजन के चारों तरफ जो भी हम चीज देख रहे हैं उसके चारों तरफ ऐसे स्पॉट दिखेंगे, लाइनें दिखती हैं। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोइटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड, फ्लोइटर्स बोलते हैं। और क्या कारण हो सकते हैं, ब्लड विजन, धुंधला, अगर दिखता है तो धुंधला दिखेगा, प्रॉपर नहीं दिख पाएगा, क्या दिखेगा, धुंधला दिखेगा।
फ्लक्चुएटिंग विजन, ध्यान रखना, फ्लक्चुएटिंग, 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 फ्लक्चुएटिंग विजन। फ्लक्चुएटिंग विजन का मतलब होता है कि बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, वो पहले थोड़ा सा दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा, फिर दिख रहा है, फिर नहीं दिख रहा, फिर दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, फिर साफ दिख रहा है, फिर धुंधला दिख रहा है, फिर कम दिखने लग गया, ठीक है ना। तो इसमें फ्लक्चुएटिंग विजन आएगा। कोई पूछे आपसे कि फ्लक्चुएटिंग विजन किस कंडीशन में होता है, तो आपका आंसर होगा डायबिटिक, क्योंकि ये तो कॉमन हो गया ब्लर और डार्क स्पॉट। तो बट फ्लक्चुएटिंग विजन की कोई पूछे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी में फ्लक्चुएटिंग विजन होगा। और इंपेयर्ड कलर विजन, कलर्ड विजन, जो कलर्ड विजन है वो इंपेयर्ड हो जाएगा, प्रभावित होगा, कलर को डिटरमाइन करने में दिक्कत हो जाएगी कि यार ये लाल कलर का है, पीले कलर का है, ये मतलब कलर विजन में दिक्कत होगी उसको। क्या होगी फ्रेंड? कलर, इंपेयर्ड कलर विजन हो जाएगा। और लास्ट में एक विजन लॉस हो सकता है, परमानेंटली विजन लॉस भी हो सकता है। क्या हो सकता है? विजन लॉस होगा, ठीक है। ये हो गए डायबिटिक रेटिनोपैथी के साइन सिम्टम्स। दूसरी हम बात करें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, इसमें क्या होगा? इसमें भी फ्रेंड देखो, जो मेन साइन सिम्टम्स है वैसे ब्लर विजन रहेगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या हो जाता है कि इसमें धब्बे दिखाई देंगे, उन धब्बों को बोलते हैं फ्रेंड, जैसे ब्लीडिंग होगी ना वहां पे, उन धब्बों को हम बोलते हैं कॉटन वूल स्पॉट। इसमें जो धब्बे दिखाई देंगे आंख में, विजन में नहीं, आंख में, कॉटन वूल स्पॉट, जो रुई होती है ना वैसे धब्बे दिखाई देते हैं, रुई जैसे धब्बे, रुई के धब्बे जैसे दिखाई देते हैं, येलो व्हाइट जैसे होते हैं, ये आंख में दिखाई देंगे। तो ये एक आपसे अगर कोई पूछे कि कॉटन वूल स्पॉट किस कंडीशन में दिखाई देते हैं, आंख में, आंख में जो कॉटन वूल स्पॉट दिखाई देंगे वो किस कंडीशन में दिखेंगे? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में। ये ध्यान रखना, कई बार आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है फ्रेंड, ठीक है। अभी मैंने बताया था ऑप्टिक डिस्क में एडिमा हो जाता है, तो ऑप्टिक डिस्क में क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है, पेपिलोएडिमा हो जाता है, ठीक है। और क्या क्या कारण हो सकते हैं फ्रेंड? ब्लर विजन और डबल विजन। डबल विजन ध्यान रखना, डबल विजन एंड ब्लर विजन। मेन ये ध्यान रखना, कॉटन वूल स्पॉट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। कॉटन वूल स्पॉट किस कंडीशन में होते हैं? हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। डबल विजन हो सकता है और ब्लर विजन हो सकता है। डबल विजन हो सकता है और क्या हो सकता है फ्रेंड? ब्लर विजन होगा। इसमें क्या होगा? हेडेक होगा। इसमें क्या होगा फ्रेंड? हेडेक होगा। इसमें क्या होगा मेरे दोस्तों? सिर दुखेगा आपका। क्या दुखेगा? सिर। और धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आपने ट्रीट नहीं किया तो विजन लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विजन लॉस, ठीक है। ये हो गए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। दिखाई दे रहा है आपको क्लियर? कितना लंबी क्लास हो गई फ्रेंड? चलो 33 मिनट की क्लास हुई। अब हम बात करते हैं लास्ट 5-10 मिनट की क्लास और बची। लास्ट हम बात करते हैं फ्रेंड, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट की बात करें। अब ट्रीटमेंट, क्या क्या ट्रीटमेंट करें हम? ट्रीटमेंट बोलो या मैनेजमेंट बोलो, ठीक है ना फ्रेंड। इधर मिटा दिया मैंने। दोनों के ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है। ट्रीटमेंट की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें हम, ट्रीटमेंट की बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट लिख देता हूं मैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ट्रीटमेंट सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ट्रीटमेंट, ये हाइपरटेंसिव हो गई, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी। देखो भाई साहब, सबसे पहले तो हम बात करें, मैंने बताया था ना डायबिटिक रेटिनोपैथी दो प्रकार की होती है, एक तो प्रोलिफेरेटिव, एक होती है नॉन प्रोलिफेरेटिव। जो प्रोलिफेरेटिव है फ्रेंड, सॉरी नॉन प्रोलिफेरेटिव है, नॉन प्रोलिफेरेटिव। तो इसमें क्या करेगा, जो डीएम है, डायबिटीज मेलाइटस है, उसको कंट्रोल किया जाए।
उसको ट्रीट किया जाए क्योंकि ये किसकी वजह से हो रहा है, डायबिटीज की वजह से हो रहा है। और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि डायबिटीज का सीधा संबंध किससे, हमारे पेनक्रियाज से, और पेनक्रियाज और लीवर से, और पेनक्रियाज क्या है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। तो जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है उससे डायबिटीज मेलाइटस के रिगार्डिंग हमें मिलना चाहिए, ठीक है, उससे जितना हो सके डायबिटीज को कंट्रोल किया जाए, तब जाके ये प्रोलिफेरेटिव, नॉन प्रोलिफेरेटिव ट्रीट की जा सकती है। अगर प्रोलिफेरेटिव है, नई ब्लड वेसल बन रही है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। ट्रीट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, पहले तो फ्रेंड कुछ मेडिसिन है उसको इंजेक्ट द मेडिसिन या मेडिकेशन, आंख में कुछ दवाइयां ऐसी इंसर्ट करेंगे जिसकी वजह से क्या है, जो न्यू ग्रोथ हो रही है, नई ब्लड वेसल है, उस ग्रोथ को रोका जा सके। वहां पे जो मेडिसिन हम इंसर्ट करेंगे उसको बोलेंगे वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर, वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर इनहिबिटर। जो ग्रोथ हो रही है फ्रेंड, ऐसा इंजेक्शन या ऐसी मेडिकेशन इंसर्ट करेंगे जो क्या करती है, ये जो ग्रोथ हो रही है वेस्कुलर, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है, उस ग्रोथ को क्या करे, इनहिबिट करे, जिससे क्या है, नई ब्लड वेसल का निर्माण नहीं हो। भाई यहां तक तो ये डायबिटीज कंट्रोल होगी तो कंट्रोल हो जाएगी डायबिटिक रेटिनोपैथी, कौन सी वाली, नॉन प्रोलिफेरेटिव। पर प्रोलिफेरेटिव के लिए हमें ये वेस्कुलर एंडोथीलियल ग्रोथ हो रही है, या जो वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रहा है, न्यू वेस्कुलराइजेशन, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ये वाली मेडिकेशन उसको देनी पड़ेगी। और क्या, फोटोकोएगुलेशन। फोटोकोएगुलेशन में क्या होता है, ये एक तरह से लेजर, फोटोकोएगुलेशन में क्या होगा मेरे दोस्तों, फोटोकोएगुलेशन एक तरह से क्या है, इसमें लेजर का यूज किया जाता है, इसको फोकल लेजर ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, या फोकल लेजर सर्जरी भी बोल सकते हो। इसमें क्या है, लेजर का यूज किया जाता है, लेजर का यूज करके जहां से ब्लीडिंग हो रही है उसमें वहां पे स्कार बनाया जाता है, और स्कार बना के उसको लीकेज को, जो फ्लूइड लीक हो रहा है, जो हेमरेज हो रहा है, उसको वहां पे कंट्रोल किया जाता है या उसको स्टॉप किया जाता है। इस फोटोकोएगुलेशन में थक्का जमाया जाता है वहां पे, या उस स्कार बनाया जाता है बर्न करके, ठीक है ना। तो इस फोटो एक कौन सा ये एक तरह से सर्जरी बोल सकते हो, फोटोकोएगुलेशन, इसको बोलते हैं फोकल लेजर ट्रीटमेंट। एक होता है फ्रेंड विट्रेक्टोमी, एक होता है विट्रेक्टोमी, इधर लिख दूं, यहां लिख दूं, आ जाएगा, दिख जाएगा, विट्रेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो विट्रस चेंबर होता है, विट्रस चेंबर होता है ना, पता है ना आपको विट्रस चेंबर कहां होता है, ठीक है, बताऊंगा नहीं मैं बार बार डायग्राम बना के। जो विट्रस चेंबर होता है, उसमें से जो ब्लड है, उस ब्लड को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है फ्रेंड, ब्लड को रिमूव किया जाता है, क्योंकि वहां पे ब्लड इकट्ठा होता है, हेमरेज हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ, और क्या करेगा, रेटिनल डिटैचमेंट करेगा। तो ये किसमें, रेटिनल डिटैचमेंट में भी की जाती है ना सर्जरी, तो वहां से ब्लड को और फ्लूइड को क्या किया जाता है, निकाल लिया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई किसका ट्रीटमेंट, डायबिटिक रेटिनोपैथी का। इसके बाद हम बात करें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। और क्या कर सकते हो उसमें, जैसे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, जैसे पेनक्रियाज में कोई दिक्कत हो तो वो सही कर सकते हो, आप ज्यादा शुगर ले रहे हो तो कम इंटेक करो, अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज कर सकते हो डेली, वेट बढ़ रहा है तो उसको कम कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड, ये चीजें कर सकते हो। उसके बाद हम बात करें हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये किसकी वजह से हो रहा है, बीपी की वजह से, बीपी की वजह से। तो यहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में वो मेडिसिन लेंगे जिससे क्या हो फ्रेंड, हमारी बीपी कंट्रोल रहे। अगर बीपी कंट्रोल रहेगी तो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो गई नहीं। तो कौन कौन सी बीपी की मेडिसिन लेंगे फ्रेंड,
कौन कौन सी मेडिकी, जैसे डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स, डायूरेटिक्स में एग्जांपल, एक एक एग्जांपल बताता हूं मैं। डायूरेटिक्स में जैसे फ्रूसामाइड, लेसिक्स, फ्रूसामाइड, ठीक है, लेते हैं ना हम, लेसिक्स की टेबलेट भी आती है, इंजेक्शन भी आते हैं। ये भी क्या करता है, फ्लूइड को बाहर निकलता है और बीपी को कंट्रोल करता है, फ्रूसामाइड। उसके बाद बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर भी क्या करते हैं फ्रेंड, हमारी बीपी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाइपरटेंसिव में इसको लेते हैं। बीटा ब्लॉकर की बात करें फ्रेंड, बीटा ब्लॉकर में कौन कौन से आगे, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, कौन कौन से आगे, एटेनालोल, प्रोपेनालोल, मेटाप्रोलोल। ये मेडिसिन अगर आप कभी हॉस्पिटल में गए हो तो आप, या कभी कोई की मेडिसिन देखी होगी, तो ये जो एटिनोल, प्रोपेनोलोल, मेटाप्रोलोल, ये सब क्या है, बीटा ब्लॉकर हैं। ये भी क्या करते हैं फ्रेंड, बीपी को कम करते हैं। एसी इनहिबिटर, एसी, या पहले वो लिख देते हैं, कौन सा लिख देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में कौन कौन सी मेडिसिन यूज करेंगे भाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में फ्रेंड जैसे कि एम्लोडिपिन आती है ना, एम्लोडिपिन या निफेडिपिन, एम्लोडिपिन या डेपिन, नेफेडेपिन आती है ना, डेपिन नाम से, इमरजेंसी में देते हैं डेपिन, जीप के नीचे सब लिंगुअल भी देते हैं, एम्लो भी देते हैं, ठीक है ना, 5 mg की भी आती है, ठीक है ना। तो ये कौन सी हो गई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हो गई। ये भी क्या करती है फ्रेंड, हमारी बीपी को कंट्रोल करती है। और एसी ही इनहिबिटर, एसी ही इनहिबिटर, एसी इनहिबिटर कौन होते हैं, एसी इनहिबिटर कौन होते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, रेनिन जो पढ़ाया था मैंने, रेनिन प्रोसेस पढ़ाया था, किडनी पढ़ाई थी तब, वहां पे जो एसी, जो एंजियोटेंसिनोजन है उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है, एसी ही इनहिबिटर। ये क्या करता है फिर, बीपी को कंट्रोल करता है। कैसे करता है, इसमें कौन कौन से एग्जाम मैंने बताया था, और रेनिन प्रोसेस बताया था, रेनिन को समझ लेना, ठीक है। एसी में जैसे क्या एग्जांपल होगा, रेमिप्रिल, रेमिप्रिल नाम सुना होगा, टेबलेट आती है रेमिप्रिल। तो ये गोलियां दवाई दे सकते हैं हम बीपी को कंट्रोल करने में। डायूरेटिक्स दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, और एसी इनहिबिटर दे सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं फ्रेंड, और अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट को कम कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल, वेट कम होगा तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप कम हो जाएगा। स्मोकिंग करते हो तो बंद कर दो, स्मोकिंग करते हो तो बंद कर देना चाहिए। और क्या कारण हो सकते हैं, डेली एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। और मतलब बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको डेली जो रूटीन है उसको चेंज कर, डाइट में चेंज कर सकते हो। डाइट में अगर आप साल्ट डाइट ले रहे हो, हाई साल्ट डाइट ले रहे हो, तो लो साल्ट डाइट या साल्ट फ्री डाइट लेना, ठीक है। एसआरडी बोलते हैं ना, एसआरडी, साल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, ठीक है ना, जिसमें साल्ट नहीं होना चाहिए ज्यादा, ठीक है। कार्डियक पेशेंट को तो वैसे एसआरडी देते हैं। इसमें कौन सी, डायबिटिक डाइट देंगे, ठीक है, इसमें एसआरडी देंगे। एल्कोहल ले रहे हो तो आप कम कर दो या बंद कर दो, एल्कोहल की वजह से भी क्या होता है फ्रेंड, बीपी बढ़ता है। तो ये सारे चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, बीपी को कंट्रोल कर सकते हो। और ये मेडिकेशन तो है ही सही। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो, एक तो फोटोकोएगुलेशन और विट्रेक्टोमी, ये दोनों सर्जरी का यूज किया जाता है यहाँ पे, इसमें भी, क्योंकि इसमें भी क्या हो रहा है, ब्लड हो रहा है, हेमरेज, ब्लीडिंग हो रही है, हेमरेज हो रहा है। तो इसमें फोटोकोएगुलेशन के द्वारा यहाँ भी स्कार बना के ब्लीडिंग को रोका जाता है। अगर ब्लीडिंग हो गई तो फिर विट्रेक्टोमी किया जाता है, यानी ब्लड को निकाला जाता है विट्रस चैम्बर से, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गई मेरे दोस्तों रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। कोई दिक्कत हो कमेंट करके बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।